वेलकम बैक। चलिए जी, आज हम केस सिनेरियो नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियोस। ठीक है जी सर, केस सिनेरियो नंबर 14 में क्या गिवन है? ये जो है जीएसटी की केस सिनेरियो हम पढ़ रहे हैं अभी। जीएसटी के सिनेरियो जो आईसीएआई ने रिलीज़ किया है वही केस सिनेरियोज है। ये जो है केस सिनेरियो ऑल टुगेदर आपके पास में 30 केस सिनेरियोज है, जिसमें से ये सीरीज़ आपकी चल रही है। ऑलरेडी 1 से 13 की केस सिनेरियोज अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पे, ये आपको देखने हैं, ठीक है। और इस वेज आपको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने हैं। चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं केस सिनेरियो नंबर 14 को, ठीक है सर। XYZ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन दिल्ली। ओके, ये हमें नोट करना है कि ये भैया दिल्ली का है, कंपनी है, ये बड़ी कॉर्पोरेट है। द कंपनी प्रोड्यूसर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड होम अप्लायंसेस, ठीक है सर। द सेल्स बाय द कंपनी आर मेनली थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स वन द फ्लोइंग क्रेडिट टर्म्स। अच्छा, कुछ क्रेडिट टर्म्स में XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, अपनी गुड्स को शेयर कर रही है। लैपटॉप्स जो है 15 दिन की क्रेडिट टर्म से, स्मार्टफोन्स 90 दिन की क्रेडिट टर्म से, फॉर अदर होम अप्लायंसेस अप टू 45 डेज। देखो ये इनका एक पॉलिसी है, ये इवेंट तो नहीं है सच, ये पॉलिसी है। बट ये पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन बन सकती है कि ये बताओ आप सर, हमें तो ये जानना है क्वेश्चंस बनती है नहीं बनती इस पॉलिसी से। देखो इस पॉलिसी से मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम सप्लाई, और ये क्या है, सब गुड्स से, लैपटॉप, स्मार्टफोन से, होम अप्लायंसेस, गुड्स से, गुड्स के लिए तो, और रिमूवेबल गुड्स से, तो गुड्स के लिए क्या होता है, इनवॉइस जो है इश्यू करना होता है ऑन द रिमूवल ऑफ द गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या होता है आपके पास में, इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच वेरीज अर्लियर। और एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान क्या रखना है सर, हमें याद है नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 जो ये कहता है कि भैया आपके पास में जो है गुड्स के केस में हमें एडवांस पेमेंट के लिए देखना ही नहीं है, और सर्विस के केस में हमें एडवांस पेमेंट देखना है। ये 3 कंसेप्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंटली अप्लाई करना है, और उसी के हिसाब से आपको मे बी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा, आप टेंशन मतलब उसके बारे में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी, 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने खरीदा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सर इतना पढ़ते ही हमें पता चल गया ये क्या पूछना चाह रहा है। सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन नंबर 3 के बारे में ये पूछना चाह रहा है कहीं ना कहीं। और ये जो है ये कहता है दिस सेक्शन की इन केस any property plant and equipment is purchased and GST is claimed upon ITC, यदि आप लेना चाहते हो तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। क्या बोल रहे हो सर, डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम नहीं करेंगे? डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, सही से सुनो। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए जो कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू है उस पर आपको जीएसटी कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करना है। जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड बिना किए जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू है, जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, आराम से चलेगा। और जीएसटी वैल्यू यदि इंक्लूड कर दिया आपने तो इन दैट केस आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दोनों तरफ थोड़ी ना फायदा लोगे आप, इनकम टैक्स पे भी लोगे एंड यहाँ भी लोगे, दोनों हाथ में लड्डू नहीं होता। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। जीएसटी रेट पर सच प्लांट एंड मशीनरी 18% है, इनपुट टैक्स केट ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी नॉट ब्लॉक्ड नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। ये इवेंट से जहाँ तक हमें लग रहा है क्वेश्चन वही बनने वाला है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू डिमर्ज इट्स ऑपरेशंस इन रिलेशन टू द लैपटॉप्स एंड अदर computer accessories from the next financial year. The demerged entity PR Limited will be a separate legal entity. Of course sir, ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, इसे सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी अलग पैन नंबर होगी। एंड आगे चलेंगे हम PR लिमिटेड भी, क्योंकि ये कंपनी है तो इसकी भी अलग पैन नंबर होगी। अब कंट्रोल के फॉर्म पे जो है होली ऑन सब्सिडरी होने वाला, ये कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्होंने बोल दिया, ठीक है कोई नहीं। तो मतलब XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक है और दूसरा PR लिमिटेड है, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है विथ कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमें एक पॉइंट नोट करके चलना है। द कंपनी ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट्स एंड सेल्स थ्रू दोज इवेंट्स। सर एक मिनट, ये जो पारा है इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा? ये पारा है, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? मोस्ट प्रोबेबली जो हमने यहाँ नोट किया ना, XYZ लिमिटेड और PR लिमिटेड के बीच में रिलेशंस क्या है, मे बी इसी के फॉर्म पे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। चलिए वो क्वेश्चन से ही देखेंगे, अभी काफ़ी कुछ बन सकते हैं इसमें, तो हर एक कुछ यहाँ पे मे बी एनालिसिस हम करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी हम चलते हैं आगे। द कंपनी ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल ट्रेड फेयर्स टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट्स एंड सेल्स थ्रू दोज इवेंट्स। द इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेड फेयर इन जयपुर। सर ट्रेड फेयर मतलब कहीं ना कहीं कैजुअल टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन पर्सन की तो बात नहीं करनी है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। द कंपनी इज कीन टू पार्टिसिपेट इन सेम टू इंश्योर जीएसटी कंप्लायंसेस एज द कंपनी वांट्स टू ऑब्टेन जीएसटी एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। चलो अब आपको पता चल गया केस स्टडीज पढ़ते पढ़ते क्या क्वेश्चन बनने वाले।
आगे देखते हैं। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान द कंपनी ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान विद वैलिडिटी पीरियड ऑफ 45 डेज। तो सर इसमें एज सच हमें जो है पूरा पैरा पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि भैया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह ये रजिस्ट्रेशन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, मे बी इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो ऑफ कोर्स हाँ ले पाएगा। अब दूसरा इन्होंने यहाँ पे बोला है वैलिडिटी पीरियड, तो मे बी ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई कितने दिन तक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, क्योंकि हम किसी और स्टेट पे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है और हम वहाँ जाके गुड्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या अपनी सप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, अप फ्रंट ही जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तभी हमें पेमेंट करना पड़ता है, ये बताते हुए कि हम इतनी टैक्स लाइबिलिटी वहाँ पे इनकर करने वाले, मतलब इतनी सप्लाई करने वाले जिस पे ये जीएसटी होने वाली है, इतनी हमें पेमेंट करना पड़ता है। सर क्रेडिट मिलता है नहीं मिलता, जो परचेज हम करेंगे, सपोज रेंट पे हमने लिया स्टॉल या फिर शॉप अपनी, तो इन दैट केस हाँ मिल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। फिर आपको जो है लास्टली क्या करना पड़ता है, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल कर दो एंड कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दो। तो जनरली क्या होता है, वैसे टेक्निकली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होती है आपकी ट्रेड फेयर सपोज 7 डेज है, तो हमें जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही पूछ लिया जाता है कि भैया कितने दिन तक के लिए रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, तो दिस विल बी दी 7 डेज, ठीक है। एल्स सर ये नहीं लेंगे 7 डेज, हमने नहीं बताया तो बताना तो पड़ेगा। देखो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो ऑप्शन मैंडेटरी रहता है, वो ऑप्शनल नहीं रहता आपके लिए। नेक्स्ट, ऐसा कितने दिन तक की ट्रेड फेयर के लिए ये चलता है, सर 90 डेज की बने आपकी सेक्शन पे जो है 90 डेज तक मैक्स टू मैक्स, और दी पीरियड दैट यू हैव मेंशन व्हाइल टेकिंग रजिस्ट्रेशन, और जितनी पीरियड की आपने एनओसी लिया होगा कि भैया इतने दिन के लिए ये बंदा यहाँ पे ट्रेड फेयर करने के लिए आ रहे हैं, तो उतने दिन तक और 90 डेज बीच ऑल वुड बी द वैलिडिटी पीरियड आपकी उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास में इनसे अर्लियर बन के आती है। तो इस केस में 45 डेज़ की वैलिडिटी पीरियड बन के चलेगी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह, 45 डेज तक रजिस्ट्रेशन अपनी लेके चल सकती हो। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया इस पारा से। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स गोडाउन इन दिल्ली। अच्छा, एक गोडाउन इनका कहाँ पे, दिल्ली पे। नेक्स्ट गोडाउन कहाँ पे है, गुजरात पे सर। द कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड प्लेस वेयर इन द कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे इनका, यहाँ पे। ओके, द वैल्यू ऑफ द गुड्स ट्रांसफर रुपीज़ 5 करोड़, 5 करोड़ का गुड्स इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। रेट ऑफ जीएसटी जो है इन पे एप्लीकेबल है 18%। इसका टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया। जीएसटी वाज डिपॉजिटेड बाय द कंपनी, कंसिडरेशन वाज नॉट पेड बाय द गुजरात ऑफिस। अच्छा, गुजरात ऑफिस ने कंसिडरेशन इसको पे नहीं किया है। कंपनी टू दिल्ली ऑफिस इवन आफ्टर 180 डेज ऑफ द इनवॉइस डेट। सर याद आ गया, 180 डेज बोलते साथ ही हमें पता है सर क्रेडिट इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट पे जो है रूल्स बने हुए हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा इन केस आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। इनवॉइस आ गया मेरे पास में सप्लाई, देखो जैसे सपोज मैंने लैपटॉप खरीद के लाया तो मेरे पास तो इनवॉइस आ गया। अब लैपटॉप पे मैंने उसको पेमेंट किया नहीं किया, ये गवर्नमेंट को पता नहीं है। गवर्नमेंट को बस इतना पता है कि आपके पास में इनवॉइस है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो है आपके पास में जो है ABCD क्लॉजेज आपके पास सेक्शन 16 का, वो क्लॉज के हिसाब से यदि आपने जो है आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है, गुड्स रिसीव हो गया, आप एलिजिबल जाते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। GST 3B में इनके सप्लायर ने भर दिया GST रिटर्न तो आपको दिख ही जाएगा और आप जो है उस पर क्लेम कर सकते हो अपनी क्रेडिट। बट इन केस आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है सप्लायर को, तो इन दैट केस आपको रिवर्स करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर देयर वाज नो रिवर्स मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। अच्छा, रिवर्स नहीं था। अब देखो कहीं ना कहीं ये क्या है, गोडाउन किसका है, गोडाउन किसका, कंपनी ट्रांसपोर्ट्स इज द गुड्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स गोडाउन, अपनी गोडाउन जो दिल्ली में, टू अनदर गोडाउन इन गुजरात। मतलब ये दोनों क्या है, एक ही बंदा का, एक ही पर्सन का है ये क्या बोल रहे हैं इसको, हाँ एक ही पर्सन है ना, गोडाउन है ना भाई साहब, ये गोडाउन है, दोनों क्या है, गोडाउन है। मतलब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ तो मेरा गोडाउन दिल्ली में है और मेरा गोडाउन है गुजरात में, तो मेरा ही है ना दोनों ही। तो इस पर क्या करेंगे, ठीक है आपने रजिस्टर वहाँ पे भी आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशंस पे आ जाता है ना ये। तो डिस्टिंक्ट पर्सनस के लिए इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास इसके लिए एक रूल 37 है। रूल 37 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये लिखा गया है कि भैया इन केस शेड्यूल नंबर 1 पे जो विदाउट कंसिडरेशन यदि शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जिसको हम सप्लाई कहते हैं, यदि वैसा कुछ केस है तो इन दैट केस 180 डेज के अंदर भले ही पेमेंट नहीं आया हो, हम उसको लेके चलेंगे कि पेमेंट आया है, इट विल बी डीम्ड सो। तो इन दैट केस देखो कंसिडरेशन पे नहीं किया, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आ रहा है क्योंकि एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज हो गए हैं, क्योंकि गोडाउन है अपनी इंटरप्राइज डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में जो है विदाउट कंसिडरेशन आपके पास चल रहा है, पारा 2 पे भी आ रहा है ये। तो इन दैट केस 180 डेज की क्लॉज उस पर लगेगा नहीं, तो इन दिस केस क्या आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है, नहीं है सर। चलिए जी, ये तो हो गया।
चलिए, अब तो ये बात है क्वेश्चन 1 to 6 हमें सॉल्व करना है, अब तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। टाइम लिमिट टू इश्यू इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन क्रेडिट। देखो सर, स्मार्टफोन्स इन्होंने कितना दिया, 90 दिन। 90 दिन पे जो है इनके पास में क्रेडिट की टर्म्स है, बट हमें क्या करना है, इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन 31st डे ऑफ रिमूवल ऑफ द स्मार्टफोन्स टू इट डिस्ट्रीब्यूटर। 30 दिन के अंदर अंदर में हमें जो है नहीं, ऑन रिमूवल ही हमें इनवॉइस इश्यू करना होता है। ये रॉन्ग हो गया। शैल बी इश्यूड बिफोर एट द टाइम ऑफ द रिमूवल, ये सही आंसर है। इनवॉइस शैल बी इश्यूड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, ना भैया। और देर देखते हैं अपन कंप्लीशन ऑफ द क्रेडिट टर्म, ना भैया। 90 डेज हमें क्रेडिट टर्म से मतलब है, टेक्निकली है, बट अर्लियर हमारे पास क्या आ रहा है, इनवॉइस की डेट आ रहा है जो कि रिमूवल डेट है। तो इस वजह से हमारे पास आंसर नंबर बी हो गया। इन रिलेशन टू द प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय द कंपनी, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ITC of rupees 18 lakhs can be claimed and the value of assets on which depreciation can be claimed under the provisions shall be 1.18 करोड़। ना सर, ये तो कितना होगा, 1 करोड़ होगा, एंड 18 लाख की आप ITC तब ले पाओगे। तो 1 करोड़ को ढूंढते हैं। ये रहा 1 करोड़, ये रहा 1 करोड़, 82 लाख, इसको देखना ही नहीं। अब ITC of 18 lakhs can be claimed and the value of asset on such depreciation can be claimed under the provision। सर ये सही लग रहा है, ये क्या दिया हुआ है फिर, कैन नॉट बी क्लेम्ड। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, बी वुड बी द आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ शैल PR लिमिटेड बी ट्रीटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ GST लॉ। PR लिमिटेड को हम क्या माने, देखो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के डेफिनेशंस में जो है इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशन और रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन। आपको 2 डेफिनेशंस यहाँ पे समझने पड़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि बाकी तो देखो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, सर्विटेड सोल सेलिंग एजेंट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये बात की बात है, ये हम देखेंगे भी नहीं, वैसे एजेंट नहीं है क्योंकि इनके पास कॉमन डायरेक्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब यहाँ पे पॉइंट है रिलेटेड पार्टी है या डिस्टिंक्ट एंटिटी है, इस पे आपको कन्फ्यूजन्स बन के आएंगे। देखो डिस्टिंक्ट, वैसे इन्होंने एंटिटी वर्ड यूज़ किया है, डिम डिस्टिंक्ट पर्सन यूज़ नहीं किया, तो ये कोई कन्फ्यूजन्स है नहीं टेक्निकली। एट हम देख के चलेंगे। रिलेटेड पार्टी कैसे होगा, देखो रिलेटेड पार्टी की जो आप डेफिनेशंस पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं शेड्यूल नंबर 1 पारा नंबर 2 पे इसकी मेंशन किया गया है कि रिलेटेड पार्टी का ये डेफिनेशंस होता है बोल के। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है उस पर इन्होंने बोला है कि यदि आपके पास में कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, यदि आपके पास में कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है या होली ऑन सब्सिडरी, डायरेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बट इन्होंने बोला यदि ऑफिसर्स दूसरे ऑफिसर्स को कंट्रोल कर रही है तो इन दैट केस वो रिलेटेड पार्टी होता है। इजी डेफिनेशन से इजीली हम समझ रहे हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होता है, यदि एक ही पैन का पर्सन है, जैसे कि मैं एक ही पैन का पर्सन हूँ और मेरे पास दिल्ली में एक ऑफिस है और मैं दूसरा ऑफिस गुजरात पे भी डाल रहा हूँ, मेरा सिंगल पैन के अंदर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन विल बी ऑन गुजरात। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुजरात है, डिफरेंट स्टेट हो गया। यदि दिल्ली के अंदर होता तो हम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। चाहे इंडिया में ले चाहे इंडिया से आउटसाइड इंडिया ले, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक XYZ लिमिटेड है, दूसरा क्या है PR लिमिटेड है। आपको पता है कंपनी है, कंपनी है तो इनके लिए क्या होगा, पैन नंबर तो दूसरा लेना ही पड़ेगा, पैन नंबर दूसरा लेना पड़ेगा। इट मीन्स टू से दे वांट टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, उसे डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं कहेंगे हम, बट वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशंस में फॉलो कर रहे हैं। तो ये A या B में से कैसे सिलेक्शंस करना है, इसकी आपके पास में ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर A वुड बी द आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ द बुक्स रिलेटेड टू द पीरियड प्रायर टू द डीमर्जर अंडर GST लॉ। जब भी रिटेंशंस की बात आती है सर, हमें पता है अच्छे तरीके से 6 ईयर्स होता है। अब 6 ईयर्स कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन्स करने के लिए 2 पॉइंट दे दिए। इंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सर इंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स के लिए देखते हैं हम। यहाँ पे तो भैया एनुअल रिटर्न हमारे पास गिवन है, एनुअल रिटर्न के देखते हैं। वैसे इनकम टैक्स के लिए भी असेसमेंट क्या दिखाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं दिखाते, पता आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हमें समझ में आ गया। वैलिडिटी ऑफ GST रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान कितना होगा सर, ये हम तो आंसर ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। 5 आपके पास में 90 डेज नहीं होगा, 45 डेज वुड बी द आंसर। अब आ गया पॉइंट नंबर C। Which the following statement is true in relation to non-payment of considerations of by the Gujarat गोडाउन to Delhi गोडाउन। गुजरात गोडाउन ने दिल्ली गोडाउन को पेमेंट नहीं किया। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर ये जो है पारा नंबर 2 के अंदर आपके पास में आ रहा है, फल कर रहा है विदाउट कंसिडरेशंस। बी जाने के बाद इसको हम सप्लाई कहेंगे। अब पॉइंट ये रहा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, चलिए पढ़ लेते पहले। दो गोडाउन सर, अच्छा रिवर्स ITC रिवर्स करना है, नहीं करना है सर, क्योंकि रूल नंबर 37 के एक्सेप्शन पे गिवन है कि आपके पास दिन डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है और उस पे यदि 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं भी आता है तो हम चलेंगे। तो ऐसे इन केस इन्होंने इस पे भी लगाया होता तो गोडाउन से गोडाउन ट्रांसफ़र करने पर
अब वर्किंग कैपिटल मैनेज करें कि भैया स्टॉक्स मेंटेन करें, तो ये दिक्कत हो जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये लाया कि भैया इनकेस आप अपने गोडाउन्स पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, अपना ही एक स्टोर से दूसरा स्टोर पे लेके जा रहे हो, क्योंकि दूसरा डबल पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से हम आपको ये रिलीफ देते हैं कि आपको 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं भी करते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पेड, एंड आप जो है चल के हमारा ITC रिवर्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर रिवर्स ITC नहीं, सर रिवर्स ITC नहीं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज इज नॉट एप्लीकेबल हियर, दैट्स राइट आंसर ओवर हियर। सर इश्यू क्रेडिट नोट, भैया क्रेडिट नोट की बात नहीं है, आपके आंसर जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज वुड बी द राइट आंसर। तो चलिए ये तो हो गए आपके पास में केस स्टडी नंबर 14। अब हम केस स्टडी नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे ही, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं, ज़रूर इसको देखना और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।